तो ये नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए कि वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्केलर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो आप बचपन से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। 2 × 3 6 होता है, इसमें दुनिया में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह का होगा। एक में ये होगा कि आउटपुट जो आएगा, दो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई किया, अगर जो आउटपुट है वो स्केलर आ जाए, और दूसरे में ऑब्वियस है कि जो आउटपुट है वो वेक्टर आ जाए, ऐसा सोचेंगे हम। तो अगर आउटपुट स्केलर है तो उसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और अगर आउटपुट वेक्टर है तो उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले तो नामों को समझिए कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स जिनका आउटपुट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अलग से समझाऊं, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर ही मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कभी। अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ही मिलेगा। कल कहीं पर आ रहा था ना 2B टाइप का, याद है आप लोगों को? ऐसा बातचीत हो रही थी। यस तो सर। आप, हाँ, तो आपने बच्चों राइट साइड में 2 को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो 2B का मतलब हुआ कि जैसा वेक्टर बी है, अगर वो इतना है तो 2B उसी डायरेक्शन में डबल मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, बस हो गया। डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो बच्चों 2 से अगर बी को मल्टीप्लाई किया तो जो आउटपुट आया वो वेक्टर आया, स्केलर आया? सर वेक्टर। वेक्टर आया। तो इसका मतलब वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सामान्य मल्टीप्लाई होता है जैसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके लिए 11th क्लास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बचपन से जैसा मल्टीप्लाई आप जानते हैं वैसा ही होता है। तो आपने 2B से देख भी लिया कि 2 स्केलर था, बी वेक्टर था, लेकिन 2B भी वेक्टर ही आया। तो जो मैंने ऊपर आप लोगों को साइड में समझाया, ये दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर सिंबल क्या बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बनाते हो या खाली डॉट का साइन लगा देते हो तो भी चलता है। लेकिन दो वेक्टर अगर ले लें तो भाई फिर दो चीजें। अगर वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा दिया जाए ऐसे ऐसे, तो स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को कई लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट लगाने की वजह से। अभी इसको निकालेंगे कैसे ये सीखेंगे, और इसका मतलब क्या होता है ये भी सीखेंगे। और अगर बच्चों A × B कर दिया तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और लगा लो ना, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो क्रॉस का सिंबल है और जो डॉट का सिंबल है, ये अलग अलग मीनिंग होते हैं वेक्टर्स के मामलों में। जब दोनों वेक्टर हों तो चीजें सीखने में सीरियसली समझना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जब दोनों स्केलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो क्लियर है। लेकिन अगर दोनों वेक्टर हों तो फिर डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है। मतलब जो आउटपुट है वो डॉट भी हो सकता है, तो डॉट से स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर आउटपुट जो है वो वेक्टर आ रहा है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सीखते हैं। तो सब पहले हेडिंग डालते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 81। तो ये होता क्या है इसको देखते हैं। तो बच्चों अगर सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है
और ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो ए डॉट बी होता है, अगर वो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो होता है सिंपली ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर खाली ए लिखने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड मॉड, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का जितना मॉड है, और जो बीच में एंगल है जितना भी, उसका कॉस थीटा। तन्वी, कॉस थीटा साइन थीटा पूरा समझ में आता है? वैल्यू क्या है या ये बताना है मुझे? हम्म, आता है। आता है तो ठीक है बेटा। अगर डाउट होता है तो बे हेजिटेशन मत करना, क्लियरली पूछना। मुझे नहीं आता है कहना भी एक ऑनेस्टी है हमेशा। टीचर की जिम्मेदारी है कि वो चीजें समझाए। माइंड का आपको क्लियर है? हाँ। ठीक। तो ए डॉट बी ए बी क्रॉस थीटा है। अच्छा बच्चों, ये देखो, क्रॉस थीटा तो नंबर होता है केवल। जैसे अगर 30 डिग्री है तो आप लोग जानते हैं क्रॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2, वेरी गुड। क्रॉस जीरो? cos 0 1। 1। क्रॉस 90? cos 90 0। 0। बहुत अच्छी बात। तो आपको पता है वैल्यूज, ठीक है। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो अगर मैं इसे खाली बी ए क्रॉस थीटा लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब बी डॉट ए और ए डॉट बी बराबर होते हैं। इससे हमें ये समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी या बी डॉट ए बराबर होता है। ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी बाद में। ये जो कम्यूटेटिव है, ये क्रॉस में फैसिलिटी नहीं है, ये डॉट में ही फैसिलिटी है। अब इसको सीखने से फायदा क्या है अगर कोई पूछे, तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि क्या फायदा है। एक एग्जाम्पल से समझा दूं। बच्चों, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, आपने रस्सी से ऐसे खींचा और उसे 5 न्यूटन का फोर्स लगा के आपने इस डायरेक्शन में खींचा, लेकिन वो जमीन पे लुढ़कता हुआ 2 मीटर चला। और सपोज ये आपका जो एंगल है ये 30 डिग्री। तो बेटा ये फोर्स है, ये खींच रहे हो आप, ये डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क होता है, आप बाद में पढ़ोगे इसको, अभी अभी ये चैप्टर आया नहीं है। तो ये होता है एफ डॉट डी। वर्क, स्केलर क्वांटिटी हुआ ना, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट डी। या आप अगर पूरा लिखना चाहते हो तो सिंपली एफ डी और क्रॉस थीटा बीच में, ये वर्क की डेफिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर वर्क बता सकते हो अब आप इस न्यूमेरिकल में, एफ कितना है 5, डी कितना है 2, क्रॉस 30 डिग्री तो 10, और क्रॉस 30 √3/2, तो 5√3 जूल। दिस इज द वर्क। तो ये फायदा हुआ डॉट प्रोडक्ट सीखने का। क्या आप लोगों को समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर हमने इसमें FD cos थोड़ा थीटा सा जोर से इसलिए। बोलोगे बेटा, आवाज हल्की आ रही है क्योंकि हल्द्वानी में गर्म है तो पंखा चला रखा है। हाँ। सर ये हमने FD cos थीटा मतलब cos थीटा इसलिए लिया क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है। नहीं, हमेशा वर्क की डेफिनेशन ही यही है। क्योंकि वो इसलिए होता है बेटा, मैंने पहले दिन भी आप लोगों को कहा था कि जिधर को फोर्स लगे जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो। हेलो। यस सर। आप लोगों को पहले दिन की क्लास याद होगी
मैंने ये कहा यस। था कि हमेशा जहां को हम फोर्स लगाते हैं जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अंतर होता है कई बार। और मैंने ये बात आपको कुएं के उससे भी समझाई थी, कुएं में भी ऐसा ही होता है। आप उसे रस्सी को नीचे को खींचते हो, बाल्टी ऊपर को आ जाती है। आप फोर्स नीचे को लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अंतर आता रहता है। तो फिर एक सोचा गया कि वर्क कैसे कैलकुलेट करें। तो वर्क हमेशा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल जो भी है उसका क्रॉस ले लो। तो सर कॉस ही क्यों लिया? हाँ बेटा। सर कॉस अच्छा, क्रॉस कॉस ही ही क्यों क्यों लिया? लिया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। रिजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्व करना। वेक्टर्स को तोड़ते कैसे हैं, अभी कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। उस समय में वेक्टर का ना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा एफ क्रॉस 30 या एफ क्रॉस थीटा इन जनरल। तो मैं वहां पर समझाऊं कैसा रहेगा। ठीक है। हाँ, सवाल आपका बहुत अच्छा है कि क्रॉस ही क्यों लिया। तो एफ का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेंगे। कंपोनेंट लेना नहीं सीखा है हमने अभी, वो इस टॉपिक के बाद आएगा, ठीक है। ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, मैं एश्योर करता हूं, मैं समझा दूंगा आप लोगों को कि क्रॉस ही क्यों आया। अभी मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, क्या क्रॉस डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आया? कभी अगर आपको ये कहा जाए कि ये फोर्स है एफ, ये डिस्प्लेसमेंट है डी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल। तो बच्चों वर्क कितना होगा, अब बताओ। सर वर्क एफ डी क्रॉस जीरो। 90, क्रॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है जीरो। तो वर्क हमेशा जीरो। जीरो। अगर ध्यान से समझिए, अगर कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो जाए तो उस समय वर्क डन जीरो ही होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होगा तो हमेशा वर्क डन जीरो होगा। हम इस बात को कई बार बात करते हैं कि एक आदमी सिर में कुछ बोझ लेके चला, उसने अपने सिर में कुछ एक बोझ रखा है और वो हॉरिजेंटल रेलवे प्लेटफॉर्म पे चला। तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन देती है, ग्रेविटी में तो वेट एम जी नीचे को लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है हॉरिजेंटल। तो यहां पर आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या चलता है आपस में? 90। 90। तो यहां पर कई लोग कहते हैं कि वर्क डन जीरो हो जाता है, उनने बिल्कुल साफ हो जाता है। एंगल 90 होगा तो बच्चों वर्क डन जीरो हो जाएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ये आपको 11th में भी बहुत मदद करेगा, और जब आप 12th में चले जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि वहां 90 वाले केस बहुत ज्यादा हो जाते हैं मैग्नेटाइजेशन, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो खैर, अभी दो चीजें समझ में आई आप लोगों को कि यस सर। वर्क अगर दो वेक्टर्स दिए हों और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो तो आप वर्क निकाल सकते हैं। वर्क एक एग्जाम्पल है कि स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर से कैसे आती है, ये समझा रहा था मैं। यस सर। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसी में। अच्छा बच्चों ये बताओ, ए डॉट ए क्या होगा? किसी वेक्टर का उसी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। कोई वेक्टर है ए, ये ले लो, ये ए वेक्टर है, और उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो क्या हो जाएगा? 2A आ जाएगा। तो पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्रॉस जीरो। क्रॉस जीरो कितना होता है? कॉस 01।
1। तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। मतलब किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, इस भाई ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, उसका उसी से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो आप ए डॉट ए निकाल लो, अंडर रूट कर लो, इसका मतलब उल्टा भी समझो यहां से। क्यों भाई, ऐसा कर सकते नहीं? आप सिंपल ए लिख लो, ऐसे भी कर लो। ए का मतलब वेक्टर का मॉड। वेक्टर का मॉड निकालने का ये तरीका भी है कि वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, मॉड आ जाएगा। कल मैंने मॉड लेने का दूसरा तरीका बताया था, आज ये वाला डॉट, क्योंकि कल डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया था ना, आज डॉट नहीं। प्रोडक्ट पढ़ा दिया, तो ये वाला तरीका भी है। बच्चों ये क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? यस सर। अच्छा। अच्छा ये बताइए, हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बात करते हैं, तो नॉर्मली एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई लेते हैं हम। तो आई डॉट आई क्या होगा, जरा सोच के बताइए। आई डॉट आई। आई स्क्वायर। आई, फिर आई, और आई का आई के साथ एंगल क्या होगा? कॉस जीरो। हम्म। बेसिकली ये आई थी जो 1 लिखना चाहिए हमें वैसे, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, नाम से समझो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। वन। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन। 1 होगा। तो ये बेसिकली 11 नहीं है, ये 1, फिर दूसरा 1, तीसरा कॉस जीरो, तीनों 1 1 1, तो प्रोडक्ट 1। तो आई डॉट आई किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट लोगे तो 1 ही आएगा। तो इस आधार पर ये बता दीजिए कि जे डॉट जे क्या आएगा? वन। 1। के डॉट के क्या आएगा? वन। 1। वेरी गुड। आई डॉट जे क्या आएगा? जीरो। वन। 0। जे डॉट के क्या आएगा? जीरो। के डॉट आई क्या आएगा? जीरो। क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है ना आई जे के, एक्स वाई जेड। जेड ऐसे मान लो, ऊपर को आए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, ऐसे जे डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के। अगर ये समझ में आया है तो इसके आधार पर एक और पॉइंट बनाया जा सकता है। इफ मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए इक्वल टू 2i-3j प्लस 4k, एंड बी इक्वल टू, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, i प्लस जे प्लस के, फाइंड ए डॉट बी। चलो भाई इसको करते हैं। अब मजेदार ये है बच्चों कि आपको एंगल नहीं दे रखा है ना दोनों के बीच का, और डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया। देखो जब एंगल दिया है, मैं पिछले पेज में ले जा रहा हूं, तो चीजें ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ना दिया हो तो फिर हम दूसरे तरीके पे आएंगे, i-3j प्लस 4k, ये ए हो गया, डॉट i प्लस जे प्लस के। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, 2i का डॉट प्रोडक्ट, मैं इसको कलर बदलता हूँ, 2i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, i डॉट आई हो जाएगा। फिर 2i का j के साथ क्या होगा? जीरो। 2i डॉट जे। फिर 2i का k के साथ 2i डॉट के, ये हो। अब -3 का करो तो -3 j डॉट आई,
जब हम बार बार लिखते हैं तो ट्रैप नहीं भी लगाएं चलेगा। शुरू में हम पढ़ाते हैं ट्रैप लगाओ, फिर ये होता है इतनी सर बार लिखते हमें लिखते। हाँ बेटा। हमें पूरी इक्वेशन दिखाना जरूरी है। जैसे हमने 2 × I.J किया तो वो तो डायरेक्टली 0 आएगा। हाँ बेटा, मैं पहला सवाल बता रहा हूँ इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ, बाद में तो मैंने भी शॉर्टकट ही मारना है। ओके। हाँ, -3 J.I, -3 J.J, -3 J.K, प्लस 4 K.I प्लस 4 K.J प्लस 4 K. ठीक हो गया। अब जो तन्वी टेर थी हम उस हिसाब से चलते हैं। तो यार ये बताओ, I.I अभी आप लोगों ने पढ़ा है ऊपर, क्या होता है ये? 1, J.J 1, K.K 1, और बाकी आपस में अगर अलग अलग हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0। जीरो। तो बच्चों मुझे बताओगे इसमें क्या क्या आएगा? 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर 2 -3 -3 +4। प्लस, तो 4 + 2 6, -3 3, ये आंसर 3 है इसका। तो 3 स्केलर क्वांटिटी आई ना डॉट प्रोडक्ट के बाद। यस सर। तो हमने डॉट प्रोडक्ट दो तरीके से निकालना सीख लिया है। अगर दो वेक्टर दिए जाए और एंगल दिया जाए तो ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मेट लगेगा, और अगर आई जे के में दिए जाए तो आप ऐसे करेंगे। देखो मैं कंसेप्ट समझा सकता हूँ बच्चों, मैं सारे सवाल नहीं पढ़ा सकता आपको। मैंने कंसेप्ट समझाया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करें। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट तो ये हो गया, थोड़ा सा डॉट पे और बात करते हैं अभी। 6वां पॉइंट, आप लोग ये जानते होंगे कि अगर एंगल, इफ थीटा इज बिटवीन 0 and π/2, तो cos थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है। अगर थीटा π/2 के बराबर हो गया, π/2 समझते हो तन्वी? यस सर, 180/2। हाँ, पाई का मतलब 180 डिग्री मानिएगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे π/2 90 हुआ। एक्चुअली हम मैथ्स वालों की आदत में पाई ज्यादा चलता है, तो उस समय क्रॉस थीटा 0 होता है। और अगर थीटा π/2 से बड़ा हो, पाई तक, तो क्रॉस थीटा नेगेटिव हो। नेगेटिव। बेटा यहाँ पर एक चीज और समझिए, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा, और नेगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटा। ऐसा भी लिख सकते हो। कोई चीज नेगेटिव है मतलब वो 0 से छोटी है, पॉजिटिव है मतलब वो 0 से बड़ी है, और 0 तो 0 ही हुआ, तो न्यूट्रल हुआ। आप कहेंगे ऐसा क्यों समझा रहा हूं मैं? देखिए प्लीज, अगर कभी दो वेक्टर दिए हमारे से, ये ए है ये बी है, और ये थीटा है, तो जो ए डॉट बी होगा ना, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है ए और बी के बीच का। तो एक्यूट का मतलब 0 और 90 के बीच में पहला वाला चलेगा केस। तो ए बी कॉस थीटा। देखो, ए और बी तो हमेशा ही पॉजिटिव है, क्योंकि वो तो मॉड है। ए और बी क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड है, तो मॉड नेगेटिव होता ही नहीं है। और थीटा, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, आपने ये भी लिखा है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उस समय ए डॉट बी कैसा आएगा? पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा जब 0 वेक्टर्स से के बीच बड़ा में हो। एंगल एक्यूट एंगल होता है।
ध्यान से समझो इस बात को, ये अगले चैप्टर में जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तो समझने में मदद करेगा। स्पीड अप कब होती है, चीजें स्पीड कब बढ़ती है, किसी का स्पीड कब बढ़ती है, तो उस समय ये मददगार होगा, ध्यान से समझिएगा। नहीं तो आप स्पीड अप और स्पीड डाउन ही नहीं समझ पाएंगे। वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो समझ जाओगे, तो उससे आगे कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझिए प्लीज। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है? when it जब forms an एक्यूट एंगल। acute angle. बढ़िया, ठीक हो गया, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 हो, ए और बी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? Zero. जीरो। जीरो। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, ये ए, ये बी, ये 90 से बड़ा एंगल है, तो आप तीसरे वाला ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो पहले। थीटा π/2 और पाई से के बीच में है, तो क्रॉस नेगेटिव होगा, तो ए डॉट बी कैसा हो जाएगा उस समय डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, Negative. क्योंकि ए और बी तो पॉजिटिव हमेशा ही होते हैं, क्योंकि मॉड ए मॉड बी हुए ना वो। लेकिन क्रॉस थीटा तय एंगल तय करता है कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। दो वेक्टर के बीच एक्यूट एंगल होने पर डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, 90 में डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, और 90 से बड़ा अगर ले लिया वेक्टर्स के बीच एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। बच्चों में यहां तक समझा पाया आप लोगों को? यस सर। है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया। हो गया, ठीक। तो हमें ना ये वर्क में और ऐसी चीजों में जो स्केलर क्वांटिटी निकलनी है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाते हुए, तो ये डॉट चाहिए। तो हमने आधा पार्ट सीखा है भाई अभी। पीछे जाता हूं अब मैं, जहां से शुरू किया था हमने। मैंने ये कहा था, अगर दो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करना हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो दोनों वेक्टर थे, लेकिन जब आउटपुट आएगा तो स्केलर आएगा। अब मुझे पढ़ाना है कि दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर से पहले बच्चों मुझे एक दूसरी चीज सिखानी पड़ेगी, ताकि मैं वेक्टर आपको आसानी से समझा पाऊं, और उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ये सिखा रहा हूं। ABCD, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए दो खड़ी लाइन है, ये है डिटर्मिनेंट। बस ज्यादा इसकी थ्योरी नहीं सिखा रहा हूँ, इसका यूज करना सिखा रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछा जाए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो ये होगा AD - BC। क्या किया होगा जरा खुद समझिएगा। AD, इनको मल्टीप्लाई करो, पहले A और D को, माइनस फिर BC का। ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का। 2/2 मतलब इसमें ए Two बी, rows, two columns. हाँ, ये रो 1 है, पहली रो। ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, और ये वाला कॉलम 2। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। दो रो है इसमें, दो कॉलम है। तो अब मुझे आप ये बताओ, जैसे एग्जाम्पल में 2 3 4 5 ले लेते हैं, चलो। तो इसकी वैल्यू सोचो जरा। -2। 2 × 5 कितना होगा? 10। -4 × 3, 10 - 12 = -2। हो गया बस। ऐसे निकालेंगे।
1 2 1 2। अब कितना आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू? 0। 2 - 2 मतलब 0। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। बेसिकली ऐसे समझिएगा, ABCD अगर 2/2 है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, फिर पहले इधर मल्टीप्लाई A × D, फिर माइनस, फिर दूसरे वाला B × C। अब मैं आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट बताता हूं, उसे कैसे करें। उसके बाद आसान पड़ेगा वेक्टर प्रोडक्ट। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसको सॉल्व करना है तो वैसे ही प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख, ऊपर लिख लीजिएगा। तो A1 के आगे प्लस है तो A1। अब आप ऐसा करो, A1 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम को हटा लो। जिसमें A1 है वो वाली रो को हटा दो, जिसमें A1 है वो वाले कॉलम हटा दो, तो बचा क्या बच्चों? ऐसा आएगा या नहीं? यस हेलो, सर। ये समझ में आया या नहीं आया इतना पहले? आया आया। ठीक। अब माइनस है बीच में ऊपर, तो माइनस टाइम्स B1। अब बच्चों B1 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम को हटा दो, तो B1 को कंटेन करने वाले रो तो ये है, कॉलम ये है। ये हटाएंगे, ध्यान से देखो क्या क्या बचा। B1 को कंटेन करने वाली, जैसे A1 को कंटेन करने वाले रो कॉलम हटाओ, तो जो बचा हुआ है वो यहां लिखा हुआ है। फिर माइनस साइन था B1 टाइम्स, तो B1 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम हटा लो। सोचो क्या क्या बचा। ये ठीक है? यस सर। तो फिर अब C1 करके मैं यहां लिख रहा हूं। अब C1 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा, जरा सोचो। A2 A3 B2 B3। A2 B2 A3 B3। हाँ, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप दोबारा। A1, इसको क्या लिख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट को, ये तो आपके 2/2 है, आपको आता है, ये पिछले पेज में किया था। B2 C3 - B3 C2 माइनस B1 टाइम्स, इसको बताओ अब, इस वाले को। A2 C3 माइनस C2 A3। A3 C2, वेरी गुड। प्लस C1 टाइम्स A2 B3 A2 B3 माइनस B2 A3। A3 B3। बस, कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से समझो। आप पहले ऊपर प्लस माइनस प्लस कर दिया करिए, उसके बाद पहला एलिमेंट लिया, उसको कंटेन करने वाली रो कॉलम छोड़ के जो बाकी बचा वो लिख लो। मैं ना एक सवाल कराता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो यही लिख लो यार, आसान है। देखो बच्चों, अब मैं क्या करूं, पहले 1 लिखूं, इंटू इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट होना चाहिए, आप ही लोग बताइए। 5 6 8 9। 5 6 8 9। 5 6 8 9, वेरी गुड यार। माइनस, फिर देखो ना, मुझे यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस करना चाहिए, फिर -2। हाँ जी, अब बोलिए। 4 4 6 6 7। 7 9। 2 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम दोनों छोड़ने हैं ना, यस सर। तो 4 6 7 9 ये आएगा, +3। अब 3 को कंटेन करने वाले रो कॉलम छोड़ो, सोचो। 4 4 7 5 8 4 5 7 8। 7 8। पहले रो बोलते हैं बेटा, बाद में कॉलम। अब सॉल्व करो, 1 तो ठीक ही है, छोड़ो।
ये कैसे होगा? 5 × 9 -8 × 6, -2 टाइम्स यहाँ क्या होगा? 4 × 9 -7 × 6, +3 टाइम्स 4 × 8 -7 × 5। बताइए 9 × 5 कितना होता है? 45। -48, 38, 36 -42, 32 -35, -3, ये आ जाएगा -6, और -2 बाहर है तो +12, -32, 35, -3, -9, तो -3 और -9, -12 +12, 0 आ गया भैया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। कोई बात नहीं, आने तो जो आती है, आपको मेथड समझना है। क्या मेथड समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अगर मेथड समझ में आ गया है तो अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूं। इसको ध्यान से करिएगा, इस पे 2 4 सवाल भी कर लीजिए। 2 बाई 2 और 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट गूगल पे डालोगे, PDF 50 मिलते हैं। सरल सरल 2 4 सवाल कर लेना बच्चों, बहुत फायदे में रहोगे। देखो, मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाते समय, फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी ना, बिल्डिंग उतनी ऊंची उठ सकती है। दुनिया में 100 100 मंजिला बिल्डिंग बनाए रहे हैं लोग, बुर्ज खलीफा से लेके पता नहीं क्या क्या बना दिया, और वो मजबूती से टिके हैं। हमारे मकान 2 4 मंजिल भी बन जाते हैं तो हमें लगता है भूकंप में गिर जाएंगे। बच्चों, अंतर फाउंडेशन का है। जितनी मजबूत फाउंडेशन होगी उतना आगे बढ़ोगे। तो अपनी फाउंडेशन पे काम करना सीखिए चीजों को। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझा। तो अगर मैं A × B कहूं तो ये होता है AB sin θ। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट होते ना, तो मैं आपको ये प्रूफ भी कराता ये कैसे होते हैं, तब ये सब चीजें आती। 12th क्लास में आता लेकिन। और इन जनरल N0 क्रॉस प्रोडक्ट ये। और अब ये बात है कि N0 यूनिट वेक्टर है, कहाँ को है ये देते हैं, वेयर N0 इज यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B, following right-handed school, right-handed school law। अभी क्या होता है, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। आप लोगों ने अपने कॉपी में ये डायग्राम बनाया होगा जो मैंने बना रखा है, वेक्टर A और वेक्टर B वाला। आप अपना दाहिना हाथ अपनी कॉपी पे O से A की तरफ को रखो, तो हाथ खड़े करके सीधे रखिए। O से A की लाइन पे सीधे हाथ रखिएगा। सीधे रखेंगे तो अंगूठा ऊपर को आएगा आसमान की ओर। कॉपी नीचे रखिए टेबल पे। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए और फॉलो करिए, फिर मुझे बताइएगा।
वो जो वेक्टर ए वाली लाइन है उस पे अपना सीधा दाहिना हाथ रखिए, राइट हैंड, और सीधा रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि अंगूठा ऊपर को आसमान की ओर हो, लाइन पे। क्या आप लोग रख पाए? हेलो? अरे भाई हाँ ना तो बोल दो। यस सर। हाथ अंगूठा आसमान की तरफ ही रहेगा। हाथ को कर्व शेप में मोड़िए, बी तक ले जाइए। हाथ ए से बी तक ले जाइए। तो आप ये बताइए आपका अंगूठा कहाँ को रहा? कॉपी में। दाहिना हाथ। हेलो? कोई भी नहीं समझ पा रहा है? अपना दाहिना हाथ ओ ए वेक्टर के ऊपर रखिए। यस सर। हाथ ऐसे रखिए कि आपका जो अंगूठा है, थंब है, वो सीधे ऊपर को आए, छत की तरफ। तो कैसे रखोगे लाइन पे? पूरी पाम नहीं रख देनी है, हाथ खड़े करके। नहीं समझ पा रहे हो? चलिए मैं इसको समझाता हूँ। हाथ ऐसे रखिए, आपको मेरा कैमरा दिख रहा है? यस सर। हाथ ऐसे रखिए ए वेक्टर के ऊपर, ये ए है। सोचिए, ध्यान से देखिए। सपोज ये ए है और ये बी है। मैंने ए के ऊपर रखा और मैं इसको घुमाते हुए ऐसे बी तक ले आया। तो मेरा अंगूठा कहाँ की ओर होगा? अपवर्ड। ऐसे रख लो यार, ये वेक्टर है ये ए पे है, सीधा ऐसे घुमाओ ना, बस हो गया। तो अंगूठा कहाँ को है? अपवर्ड्स डायरेक्शन। ऊपर को है या नहीं? ऊपर को। तो जो अंगूठा है मेरा, बेटा, यस वो सर। वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा अंगूठा? सोचो जरा। यस सर। आपकी तो कॉपी है ना, नीचे टेबल पे कॉपी रखी हुई, आप उस हिसाब से समझो कि आपका जो अंगूठा है ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, और ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा ना। यस सर। तो ए से ए पर रखो, और ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की ओर जाओ। हाथ को ऐसे मोड़ो, ये देखो, और जहां को अंगूठा जाए वहां को डायरेक्शन होगी ये प्रोडक्ट की। तो ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी का मतलब ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। और चूंकि ये वेक्टर आएगा तो एन नॉट या एन कैप। और एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, कहाँ को है? परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और फॉलोइंग राइट हैंडेड स्कूल, ये दाहिने हाथ से पेस्ट्रेस ऐसे कसते हैं ना। तो ऐसे यस सर। समझ में आया ये समझ में आ पाया या नहीं आया, ये बताओ आप। फिर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर बी क्रॉस ए करूं अभी, बी क्रॉस ए, इसकी डायरेक्शन सोचो आप। ऊपर वाले डायग्राम में ये देखिए ध्यान से, ये ए है, ये बी है। तो मैं बी पे दाहिना ही हाथ रखना है मुझे, बी पे रखूंगा और ए तक लाऊंगा, तो मेरा अंगूठा नीचे को जाएगा इस समय। ए क्रॉस बी अगर इधर को था तो बी क्रॉस ए नीचे को होगा, अपोजिट होगा उसके। क्या ऐसा हो पा रहा है? यस सर। बी क्रॉस ए इसका मतलब अपोजिट होगा ए क्रॉस बी के। तो ऐसा लिख सकते हैं, अपोजिट वेक्टर तो हम जानते ही हैं। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, जब डॉट प्रोडक्ट था तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर आए थे।
जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये प्रॉपर्टी आ रही है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन है उस पर काफी ध्यान देना होता है, क्योंकि मामला डायरेक्शन का ही है बच्चों। तो क्रॉस अगर आप समझ लें तो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर एंगुलर मोशन में तो सारी चीजें आ जाएंगी, क्रॉस प्रोडक्ट में ही चलती हैं अधिकतर चीजें। तो वहां पर आपको क्रॉस की वैल्यू समझ में आएगी, तो क्रॉस की वैल्यू समझ में आएगी तो वो चीजें भी समझ में आएंगी। क्या ये यहां तक बात क्लियर हो पाई? अब मैं यस आपको सर। नए पेज से फिर क्रॉस की कुछ चीजें समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा प्लीज। सपोज ये आपके कमरे का कोना है, इधर को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर को वाई एक्सिस, और इधर को जेड एक्सिस। ऐसा ही बनाएंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। ये तीनों आपस में 90 पर हैं। ये आपके कमरे की दीवार है, ये ऊपर को ये सामने वाला वाई है जहां पर आप बैठे हुए हैं। सपोज आप यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, समझिए, आप समझिएगा। इधर को यूनिट वेक्टर आई है, इधर को यूनिट वेक्टर जे है, इधर को यूनिट वेक्टर के है। बेटा ध्यान से समझना इन चीजों को। आपको इस साल तो जितना मजा आएगा आएगा ही, अगले साल बहुत आ जाएगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड विशेषकर पढ़ेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा जो ये मेहनत हो रही है उसका फायदा समझ में आएगा। अब मुझे यहां से बताओ, पहला, आई क्रॉस आई क्या होगा? फॉर्मूला अभी पीछे वाले पेज में लिखा है हमने, ये वाला। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो आई क्रॉस आई क्या होना चाहिए? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो तो 1 हुआ। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो भी 1 हुआ। यूनिट वेक्टर है। और आई के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? 90। नहीं नहीं 90 नहीं। 0 होगा। 0। तो साइन 0। साइन 0। साइन 0 0 होता है। तो ये 0 होगा। तो आई क्रॉस आई 0 वेक्टर होगा। होगा तो वेक्टर ही, 0। तो बच्चों फिर जे क्रॉस जे क्या होगा इसी ऑर्डर, इसी हिसाब से? 0 जाएगा। 0 वेक्टर। के क्रॉस के, वो भी 0 हो जाएगा। 0 वेक्टर। अच्छा, आई क्रॉस जे। 1। -J × I। एक मिनट ध्यान से देखिए। आप आप यहां पर आ जाइए, यहां पर। अभी सोचो, आप इधर आ गए, कमरा इधर ही छूट गया। आप अपना हाथ ओरिजिन से आई की तरफ रखिए और जे तक ले जाइए हाथ। देखिए आपका अंगूठा कहाँ को जाता है कमरे में, सोचो। अपना राइट हैंड ओ से एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में सोचो, और उसे वाई डायरेक्शन की तरफ को मोड़ते जाओ। तो आपका थंब कहाँ को जाएगा? डाउनवर्ड। हम्म, बोलो बोलो, गलत सही कोई बात नहीं, घबराओ मत। डाउनवर्ड। राइट हैंड एक्स एक्सिस में रखो ना बेटा। सोचो आप उस साइड बैठे हो कहीं, या उधर में मजा नहीं आ रहा तो आप इधर बैठ जाओ, यहाँ पर। अपना राइट हैंड रखो एक्स एक्सिस में और वाई की तरफ घुमाओ उसको सीधे। तो आपका थंब कहाँ को है? अपवर्ड्स। हाँ, तो डाउन कैसे बोल रहे थे आप? मैं तो आप ही बोल रहा था। अच्छा सॉरी, मुझे गलत सुनाई दे रहा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो भाई, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच का एंगल साइन 90, और यूनिट वेक्टर, ये हमने पढ़ा है। ये तीनों तो 1 1 1 हो गए। तो यूनिट वेक्टर आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर, तो वो के में ही होगा। तो आई क्रॉस जे के होता है। अब दोबारा
जे क्रॉस के सोचो तो, वाई एक्सिस में हाथ रखो, जेड एक्सिस तक ले जाओ, तो जरा अंगूठा कहाँ को जा रहा है जरा गौर करो कमरे में। हाथ वाई एक्सिस में रखिए और जेड तक ले जाइए, अंगूठा कहाँ को आ रहा होगा। आपको ना कमरे में सर एक्चुअल में करना पड़ेगा ये, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा आपका अंगूठा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा होगा। ये आई आएगा। सर जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसे करो, ये सिंपल। इधर आई लिख लीजिए, इधर जे, इधर के। अब देखो, आई क्रॉस जे, तीसरा वाला के, ये लिखा है मैंने, आई क्रॉस जे के। जे क्रॉस के, तीसरा वाला जो छूटेगा क्या आ जाएगा, जी का आई आई। के क्रॉस आई जे। जी। आप आई जे के रखो साइक्लिक ऑर्डर में, सोच लो बस कि आई सर क्रॉस इसमें जे। हर केस में थंब अपवर्ड्स होगा? हाँ जी। इसमें हर केस में क्या थंब अपवर्ड्स होगा? नहीं, अपवर्ड नहीं होगा बेटा। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास का डिसएडवांटेज है ना, अगर ये ऑफलाइन होती तो मैं अपने हाथ से करके दिखाए। जब आप जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आप अपने कमरे में ऐसे कर रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा मेरा हाथ, ये वाई एक्सिस में ऐसे चल रहा होगा, और ऐसे करेंगे तो ये सीधे एक्स एक्सिस की ओर इधर को आ रहा होगा। और जब जे से एक्स में चलेंगे तो आपको सीधे वाई में दिखेगा। कमरे की दीवारों के हिसाब से सोचो ना। और या फिर मुझे ऑफलाइन मिलो किसी समय, मैं वहां पर एक्चुअल में तुम्ही से करवा के समझा दूंगा। दूसरा तरीका ये, मैं देखता हूँ कोई अच्छा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, मैं शेयर कर दूंगा। एनिमेशन समझाना ये दिक्कत है, ऑफलाइन होती तो बहुत अच्छी क्लास होती। कोई बात नहीं, हमने ये देख लिया कि आई जे के आप अभी ऐसे याद करिए। इसमें ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई में क्या रिलेशन होगा जरा ये बताइए। के। ये माइनस टाइम्स होगा। अभी थोड़ी देर पहले किया था शायद, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन आया था। माइनस बी क्रॉस ए आया था। माइनस टाइम्स आया होगा, पिछले पेज पे देखिए कहीं किया होगा। ये किया तो है सबसे। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये मैंने आपको अभी जो पढ़ाया, ये क्रॉस के बारे में थोड़ा सा समझाया। अगर ये समझ में आ गया है तो क्रॉस में अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ए इक्वल टू 2i-3j+4k था, और बी इक्वल टू i+j+k था। तो हम दोनों निकाल सकते हैं, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो कैसे करें सॉल्व, ये देखिएगा। ए क्रॉस बी निकालने का शॉर्टकट तरीका फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, डिटर्मिनेंट बनाइए 3/3 का, आई जे के लिखिए। अब पहली रो तो हो गई आई जे के, दूसरी रो में जो वेक्टर ए है उसके कोफिशिएंट लिखिए, देखिए क्या क्या है, 2 -3 4। अगली रो में बी के लिखिए, बी के आई जे के कोफिशिएंट क्या क्या है, 1। 1 1 1। अब इस 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, तो आई टाइम्स, देखिए तो क्या बचा, -3 4 1 1, यही आएगा। यस सर। माइनस जे, प्लस माइनस प्लस होता है डिटर्मिनेंट में,
यहाँ पर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस जे। अब जे वाली रो कॉलम छोड़ के देखो, 2411, प्लस जे वाली रो कॉलम छोड़ो, 2 - 3 11। इसको सॉल्व कीजिए। आई टाइम्स -3 - 4 -j टाइम्स 2 - 4। जैसे 2/2 सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा है आज ही। 2 + 3, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। -7i +2j +5k, दिस इज द वेक्टर A क्रॉस P। तो बी क्रॉस से दोबारा निकाल सकते हो इसी तरीके से, या फिर इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा। आप करके देख लो नहीं तो। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का आईजे के फॉर्मेट था, जिसमें हम निकालते हैं। पिछला वाला एंगल के साथ। मैंने दोनों फॉर्मेट आपको बताए, आपको डिटर्मिनेंट सीखना है। अब थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए। मैंने तो कंसेप्ट बताया, डॉट और क्रॉस में अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। आप लोगों को अभी बहुत सारी प्रैक्टिस और करनी है। आप लोग कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे भेज दीजिएगा आप लोगों के पास, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे, ताकि मैं आपको यहाँ सभी को करा सकूं। तो मुझे व्हाट्सएप में पहले भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे। यहाँ यस तक सर। अगर क्लियर है तो हम कल करें आगे को। यस सर। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो आज मैं नहीं समझा पाया तो बोलो बच्चों। ऐसे कोई नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।